इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फिनोमेना क्या होता है? बिजली हवा में आपने देखी चमकते हुए, क्यों चमकती है, क्या रीजन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या? अरे सिंपल है यार, हवा में क्या है? पानी, H2O, और बाकी क्या है? गैसेज हैं। तो ऑब्वियस है H पे कौन सा आयन होता है? HO पे आयन सुने हैं? कोई दिक्कत, छोड़ दो, लिख को कुछ चीजें बस लिखा देता हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, परेशान नहीं हो उस चीज के लिए। क्वेश्चन बने नहीं है, लिखो। इलेक्ट्रिक हेडिंग डालो क्या? लाइटनिंग कंडक्टर, एग्जांपल लिख लो क्लाउड। लाइटनिंग कंडक्टर का एग्जांपल लिखो बादल। बादल। दूसरा, क्योंकि पता चला जबरदस्ती का काम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट हेडिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। डायरेक्ट क्वेश्चन उठे हुए सब। विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इसका जो यूनिट होती है उसी को बोलते हैं वोल्ट। इसका मात्रक लिख लो वोल्ट। तो जो आपके घरों में वोल्ट आता है 240, वो वही वोल्ट होता है यार। वॉट भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट। एक्चुअली वोल्ट कौन थे? इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली के साइंटिस्ट थे, एल सेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे रखा गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना, वोल्ट। क्लियर? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ो, पोटेंशियल अर्थ छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विभव। फटाफट लिखते चलिए। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विभव, डैश करके लिख लो 0। अर्थ में पोटेंशियल 0 होता है, इसीलिए आपने अर्थिंग सुना है। जो 3 पिन प्लग होता है उसमें एक प्लग आपका अर्थिंग का होता है ना, वो अर्थिंग का मतलब वो जो बिजली होती है जमीन में चली जाती है, ठीक है, इसलिए अर्थिंग। तो अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, मतलब आप करंट को जमीन पे ऐसे डालिए तो आपको करंट नहीं लगेगा, अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत धारिता, इसकी यूनिट होती है फैराडे। फैराडे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। यूनिट होती है एम्पियर। यूनिट होती है एम्पियर। स्केलर और वेक्टर मैंने बताया था, तो ये स्केलर होती है, विद्युत धारा दिशा नहीं होती है। स्केलर होता है अदिश राशि। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। यहां से अब आपका थोड़ा सा दिमाग काम की चीजें शुरू। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले मेटल, फर्स्ट पॉइंट मेटल। तो मेटल में, धातुओं में डैश करके लिखो गुड कंडक्टर। मेटल जितनी भी होती है सभी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, तो गुड कंडक्टर। दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ध्यान रखिए प्योर वाटर 0 कंडक्टिविटी रखता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब होता है आशुद्ध जल, सिंपल भाषा में डिस्टिल वाटर। गर्म पानी को, वो सॉरी, पानी को पहले खौलाइए, खौला के ठंडा कीजिए, उसमें करंट छोड़िए, करंट नहीं लगेगा। समझ में आई बात? बिकॉज उसके जो आयंस है पानी के अंदर, आपने सुने मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम फला फला फला, तो वो जितने भी आयंस होते हैं वो आपने जला दिए, उबाल के खत्म कर दिया, तो जब आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करेगी, सिंपल बात है। तो प्योर वाटर लिखिए 0 कंडक्टिविटी। बट इफ आयंस एडेड, अगर आयन ऐड कर दिए जाएं, देन इट बिकम गुड कंडक्टर, तो ये सुचालक बन जाता है। अगर आयन आपने कर दिया तो क्या बन गया? ये गुड कंडक्टर बन गया आपका। नेक्स्ट, गैस। गैस, नो, गैस में कंडक्टिविटी नहीं होती है ना, हवा में थोड़ी करंट फैलता है यार। नेक्स्ट, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बेसिकली ऐसे कंडक्टर होते हैं जहां पे थोड़ी सी लाइट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लाइट तो कुछ ऐसी चीज होती है जो रोक दी जाती, लगा दी जाती है, वो लाइट की अमाउंट को कम कर देती है, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सबसे फेमस सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन। एक ही तो सेमी कंडक्टर, हर जगह चिप जिसकी बनती है सिलिकॉन, बस यही पूछा गया भर भर के। जितनी भी सेमी कंडक्टर चिप्स होती हैं, जो हर जगह चिप का काम, तो जहां पे भी प्रोसेसर का काम होगा वहां पे चिप होगी। प्रोसेसर समझते हो? ठीक है, प्रोसेसर किसी भी चीज को प्रोसेस करना। नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट, 2 तरीके के करंट होते हैं। एक होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट।
डीसी सबने सुना होगा, आपसे कोई मतलब नहीं इन चीजों से, याद रखेगा। रुक रुक कर करंट, जो करंट होता है जम करके चलता है, एसी होता है। डीसी डायरेक्ट चलता है और कुछ नहीं है, टेक्निकली मत जाइए, बट आपको केवल एग्जांपल लेके डीसी का यूज होता है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल में। ये जो होती बैटरी, अरे ये समझ गए यार, ये सेल, हाँ। इसके अलावा जो तुम्हारी घर में बैटरी लगी होती, जहां पे भी बैटरी का यूज है वो डीसी है, खत्म बात। अब उस वो डीसी तुम्हारे घरों में, ये जो लाइट चल रही है एसी है, तो तुम्हारे घरों में जो लाइट आ रही है वो डीसी है। उस लाइट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो लगा होगा, वो जो लगा होता है वो तुम्हारे मोहल्ले के बाहर लगा होता है ट्रांसफार्मर। जो बड़ी वाली लाइट आती है, हाई टेंशन लाइन सुने तुम लोग, 25,000 वोल्ट की, तुम्हारे घर में 200 वोल्ट है, वो 25,000 वोल्ट है, तुम आ तो उसी खंबे से रही है, तो उस खंबे से तुम्हारे घर में जो आ रही है वो 200 वोल्ट, और जो उस खंबे पे लाइट आ रही है पोल पे वो कितनी है, 25,000। तो ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, कुछ तो है, वो जो कुछ है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर, बात खत्म, क्लियर। इसी तरीके से जो आपके घरों में इन्वर्टर लगा है, उसमें जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये जो लाइट है, ये लाइट चलेगी एसी पे, ये पक्की बात है। एसी मतलब करंट की बात कर रहा हूँ, एसी पे चलेगी, तो अगर एसी पे चलेगी और तो जो बैटरी बिजली बनाती है वो डीसी है, तो बैटरी जो डीसी बना रही है उसे एसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चाहिए, वो आपके घर में छोटा सा रखा, उसका क्या नाम है, इन्वर्टर। अब आया समझ में। तो हमारे घरों में जो लाइट होती है वो एसी है, इसके अलावा जिन भी जगहों पे बैटरी लगेगी, जिस भी तरह की बैटरी, ईवी में लगे, घर में, आपके घर में टॉर्च सेल बैटरी हो, सब बैटरी क्या होती है, डीसी होती है। एक लाइन में समझ में आ गई बात। दूसरा लिखिए एसी, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, एसी प्रत्यावर्ती धारा, सिंपल लिखो। इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, घरेलू सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, घर में जो भी आपकी होती है वो आपकी एसी होती है। तो अगर आपसे घर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा सब में क्या होगी, एसी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, जो सेल होते हैं उसके बारे में। टाइप ऑफ सेल, कई तरीके के सेल्स होते हैं। आपका पहला लिखिए प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, डैश। इसके अंदर में लिखिए सबसे पहला होता है वोल्टेज, ये प्राइमरी सेल नंबर 1 हो गया, इसके अंदर के 1 2 3 हैं, फिर सेकेंडरी सेल होंगे उसके होंगे, ठीक। तो प्राइमरी सेल में पहला लिखो वोल्टीय सेल, वोल्टिक, VOLTIC, वोल्टीय सेल लिखो। कंटेंट इसका लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इस सेल में जो अंदर मटेरियल होता है वो H2SO4 लगता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट, लैक्लांसे सेल, सेकेंड सेल है लैक्लांसे, LACKLANSHE, लैक्लांसे। इसमें जो कंटेंट होता है वो अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसमें जिंक और कार्बन दोनों मिला, वो सब छोड़ो, टेक्निकली बिल्कुल मत जाओ। तीसरा लिखो डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल। इसमें जो कंटेंट होता है CuSO4, CuSO4, CuSO4। चौथी होती है ड्राई सेल, फोर्थ है ड्राई सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल। इसमें भी अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट आओ सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल के इतने सारे हो गए, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, डैश करके लिख लो। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज सेल, उनको स्टोरेज सेल, संचायक सेल भी बोलते हैं। जो नॉर्मल बैटरी होती है, बैटरी का साइज आपने देखा है, AA AAA सुना है बैटरी जो होती है, ठीक है। रिमोट वाली कौन सी होती है, AAA, और जो नॉर्मल होती है दैट इज AA। टॉर्च में और बड़ी वाली भी लगती है, देखे टॉर्च वाले सेल, टॉर्च जानते हो, इतना इंस्ट्रूमेंट और लाइट में काम आता, देखा है घर में है, इन्वर्टर के जमाने में टॉर्च लोग भूल गए हैं। तो वो जो सेल होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ केमिस्ट जिनके पास भी फिजिक्स होगी उनको पता होगा, नहीं, नो। इलेक्ट्रिक सर्किट, फिजिक्स आपकी PCM रही है 12th में किसी की, 1 2 लोगों की रही है। तो तुम्हारे जो सर होंगे उन्होंने मीटर बनवाया होगा, बनवाया मीटर, याद है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ होती, पता ना कहानी क्या है। हाँ, बड़ा खतरनाक होता था, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से वहाँ नहीं जाता था, बड़ी सरदर्दी होती थी। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपसे मीटर नहीं बनवाऊंगा मैं, बस यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग क्या डाले हो, इलेक्ट्रिक सर्किट ना, ठीक।
लिखो कैलकुलेशन ऑफ सर्किट, परिपथ बोलते हैं हिंदी में, परिपथ को नापने के इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेट करने के लिए जो को होते हैं। पहला होता है अमीटर, अमीटर। सेकंड होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। थर्ड होता है फियोस्टेट, PHEOSTAT, फियोस्टेट, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। नेक्स्ट ओम का नियम, ओम्स लॉ, बस लिख लो खाली OHM, ओम का नियम याद आ रहा कुछ? ओम्स लॉ, किसी को आइडिया? R इक्वल टू, हाँ क्या क्या, अबे मिल बांट के बता रहे तुम लोग यार, हद हो गई। IR हैं, V प्रोपोर्शनल टू I है, हाँ सीधी बात है। R इज इक्वल टू लिख लीजिए, R इज इक्वल टू V अपॉन I, बस लिख लियो चुपचाप, ज्यादा ना चक्कर में पड़ना VI क्या है, खत्म हो जाए कहानी, बस लिख लो। जब जरूरत थी तब पढ़ा, नहीं तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं है आपको, ठीक है, काम की चीजें पढ़ना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये काम का है। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। सिंपल नाम पता चल रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो रास्ते में कुछ लगा दो जो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये जरूरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी, देखो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मूव करे, और अगर आप कुछ लगा देते हैं तो दिक्कत तो हो रही है, बट इस दिक्कत को होना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे घर के जो चीजें हैं वो फूक जाएंगी। तो घर की चीजों को फूकने से बचाने के लिए आपके घरों के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसका नाम होता है फ्यूज। तो सीधी बात है, उस फ्यूज का आपके हिसाब से क्या लगता है, उस फ्यूज का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम? आराम से आपके घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज सब लोग जानते हो, पहले वाले फ्यूज याद है, निकल जाता था फिर उसको तार जोड़ते थे कस के, फिर फिट करते थे। आजकल तो एमसीबी डाउन हो जाती है, ऊपर अपने आप हो जाती है। एमसीबी जो डाउन होती है वो भी सेम ही चीज है, बट क्वेश्चन है कि वो जो आपके फ्यूज होते थे, उन फ्यूज, अरे निकालते थे, भूत आता था रात में, पिक्चरें देखे भूत वाली में, हाँ, तो वो जो होता था तो इलेक्ट्रिक उसमें वायर लगता था, वो वायर ऐसे होता था या बीच से टूट जाता था, तो फ्यूज का जो कंडक्टिविटी वो रुक गई, तो जब कंडक्टिविटी रुक गई तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं होगा, तो जब ट्रांसफर नहीं होगी तो लाइट कट जाती है। तो ये जो होता है, जिस ऑप्टोलॉजी का कोई ना कोई एलिमेंट होगा ये, तो ये एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा ये हाई होगा कि लो? कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? जिनकी मैथ है वो लोग शांत रहिए, बाकी लोग बताइए, जिनकी पीसीएम वो लोग शांत, बाकी लोग दिमाग लगाइए कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके घरों में होता है, एमसीबी होती है, एक तार है, इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक कंडक्ट आती है और ये फ्यूज हो जाता है। तो जब फ्यूज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहीं तक तो ज्यादा आ रही है, और फिर यहां ट्रांसफर नहीं हुई, जब नहीं हुई तो आपके घर में लाइट नहीं आई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज्यादा? बाकी लोग, बाकी लोग का मतलब जिनकी भी मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं, उनसे पूछ रहा हूं मैं, क्या लगता है आप लोगों को, ज्यादा होनी चाहिए कम? समझ नहीं पा रहे आप लोग बात मेरी? घरों में सीधी बात है, मैंने अभी आपको बोला 25,000 वोल्ट से लाइट आई खंभों से, तो जो पोल्स हैं वहां से आपके घर में 200 वोल्ट की लाइट आई। अगर किसी रीजन से वो जो 25,000 वाली लाइट है वो तुम्हारे घर में आने की कोशिश करे, तो तुम्हारे और उस लाइट के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जिसका नाम है फ्यूज। उस फ्यूज का काम ही यही होता है कि उस लाइट को ना आने दे। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मैंने हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मतलब 25,000 वोल्ट की लाइट अगर आ रही है तो वो रेजिस्टेंस नहीं हाई है, मतलब कुछ हो नहीं रहा उसमें, तभी तो हाई है रेजिस्टेंस। तो जब हाई है तो 25,000 वोल्ट वाली लाइट ट्रांसफर हो जाएगी तुम्हारे घरों में। तो अगर ट्रांसफर हो जाएगी और तुम्हारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो कितने वाट के लिए? 220 वाट पे हैं। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट कितने पे चलते हैं? स्टेबलाइजर देखे हो, याद है आपने? अब तो स्टेबलाइजर का काम कम हो गया, मैंने एसी पे लगा होगा आपके घरों में स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का मतलब स्टेबलाइज करना, जो लाइट फ्लक्चुएट होती है उसको एक बराबर पे लाता है। तो अब सिंपल बात है, जब हाई वोल्टेज वाली लाइट आपके घर में आई और अगर उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो लॉजिक बात है प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो 25,000 वाली लाइट आपके घर के अंदर आ गई और आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो 200 वाट। सिंपल है, तुमको 2 रोटी खाने की आदत है, तुम्हारे मुंह में 25,000 रोटी डाल दें, क्या होगा? समझ में आया क्या होगा? फट जाएगा, सीधी बात है। सेम कहानी, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे एक साथ फूकते हैं, तुरंत फूक जाएंगे। तो उसको रोकना है, तो रोकने के लिए वो जो तार है वो ऐसा होना चाहिए कि हल्का सा भी 220 से ऊपर पड़े तो खत्म हो जाए। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम? सीधी बात है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। तो रेजिस्टेंस जितना कम हो, जरा सा 220 से 250 260 तक गया, 260 270 तक चलता है, 300 के ऊपर अगर निकला तुरंत टूट जाता है ये।
ये टूट जाता है या फिर क्या होती है एमसीबी डाउन हो जाती है आपकी। तो आप जाइए देखिए एमसीबी ऊपर, जब एमसीबी डाउन हो गई तो इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। अब अचानक से एमसीबी डाउन तो तुम्हारा दिमाग खड़का क्या चक्कर है। फिर जब याद, किसी बहुत कॉमन चीज है ध्यान रखना, जब एमसीबी उठाने जाइए तो हमेशा लाइट, जिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है घर के, बंद कर दिया कीजिए। ये बहुत कॉमन सेंस की चीजें होती हैं कि अगर आपके घर में फ्यूज हो गई कोई चीज और आप सीधे गए फ्यूज एमसीबी उठाने, हो सकता है अभी भी लाइट फ्लक्चुएट कर रही हो और एमसीबी डाउन हो गई है तो कुछ तो इश्यू हुआ टेक्निकल और आपने उसको नहीं सुधारा और सीधे आउट करे तो हो सकता है लाइट ट्रांसफर हो जाए, तो हो सकता है। बात समझ रहे? इसीलिए जब भी एमसीबी आपके घर में गिरे तो सबसे पहले जितने भी फ्रिज एसी महंगे आइटम है वो सब बंद कर दीजिए, मेन स्विच से बंद कर दीजिए। तो वो जो लाइट हैवी वाली वो स्विच तक आएगी, स्विच से एसी में नहीं जाएगी क्योंकि आपने स्विच बंद कर रखा है। बात समझ रहे हो? तो आप बचा ले जाओगे। इसीलिए रात में कई बार आपने देखा होगा लाइट जब जाती है, बारिश वारिश होती है तो अचानक से लाइट आती तो नहीं, ये फूक गया वो फूक गया। तुम्हारे घरों में क्यों फूक गया? रीजन ये होता है, कई बार एमसीबी ठीक से काम नहीं करती, अचानक से बहुत तेजी से करंट आ जाए, बहुत हैवी करंट आ जाए, तो उस सेंस में, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करता है। खैर, तो अब आया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो लिखो इट शुड बी मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम फॉर द डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग के लिए निम्नतम होना चाहिए। इट शुड बी मिनिमम, घरेलू यूज के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इन सीरीज इन पैरेलल, कुछ याद आ रहा होगा? चलो हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वैसे तो कॉमन चीज होती है बट फिर भी, करंट आप सभी लोगों को लगा है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आज तक करंट नहीं लगा? सबको करंट लग गया? वेरी गुड, तब फिर आप मेरा क्वेश्चन आप जवाब दे देंगे। बट अगर ध्यान दीजिए, करंट जब आपकी बॉडी में लगा तो आपका शरीर गर्म हुआ था कि नहीं? पता नहीं सर, किसने चेक किया? झंझनाहट ऑब्वियस महसूस होती है, बिल्कुल सही बात है। और करंट लगने में क्या क्या महसूस होता है आपको? कहां से करंट लगा आप लोगों को? किस चीज से? इंस्ट्रूमेंट गया था? बैटरी वाला करंट ना बोल दियो। कुछ लोग कहेंगे बैटरी आती है 12 वोल्ट वाली, नहीं आती टीवी चलती जिससे, उससे वो करंट नहीं, मजाक है वो। चार्जर से भी करंट लगा, वो भी सब नॉर्मल करंट, चार्जर होता है मुंह से लोग सही करते, वो भी नॉर्मल, उससे भी करंट, वो करंट नहीं है, करंट होता ही है सब। एसी मात देना कभी, ठीक है? लगा है करंट सबको, ठीक। उसमें तीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो आपने हेडिंग डाली है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखो देयर आर 4 इफेक्ट, 4 इफेक्ट होते हैं विद्युत धारा के। पहला लिखो थर्मल इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। थर्मल इफेक्ट सिंपल भाषा में गर्मी। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है, याद रखिएगा, मूवी वूवी आपने देखी होगी, 25,000 वोल्ट का जब वो वायर जाता है, अरे याला, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रीशियन काम करने जाते हैं जब उसके ऊपर हाथ लेके जाते हैं तो टच नहीं करते, फिर भी कंडक्टिविटी होने लगती है। नोटिस किया? आज जाना यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, इस तरीके के ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स को जैसे ये वायर है तो इस वायर को जब ऐसे पकड़ते हैं तो पकड़ना एक बात हुई, जब नहीं पकड़ ऊपर ऊपर रखेंगे उसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। वो होती है क्योंकि जो ग्लव्स पहनते हैं उस ग्लव्स में जो हेयर्स होते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। मेरी बात समझ रहे हो? वो उसका गर्मी वाला इफेक्ट, ठीक है? तो इसका मतलब जो करंट होता है वो कैसा नेचर रखता है? गर्मी का। इसको लिखो, इट इज कॉमनली कैलकुलेटेड एज सीबेक इफेक्ट। नॉर्मली ये सीबेक इफेक्ट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। सीबेक, SEEBEEK, सीबेक इफेक्ट। SEEBEEK, सीबेक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट होता है ऊष्मीय प्रभाव के लिए, वो होता है थॉमसन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होता है थॉमसन इफेक्ट। बहुत ध्यान से समझिए, क्या होता है थॉमसन इफेक्ट? सब भरे हुए बीटेक वाले बैठे हैं, बोलो भैया। 12th वाले, सिंपल है यार, ये तार है, ऐसे ये तार है, इस तार में मैं बीचों बीच में करंट दूं, एक तार है मैं इधर से करंट दूं, एक ये तार है इधर से करंट दूं, और एक ये तार है 20 से करंट दूं, तो 20 से करंट दूं तो क्या होगा? मेरी बात समझ में आई? 1 मीटर का कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, उसमें बीचों बीच में करंट देंगे तो ध्यान रखिए उस तार का एक सिरा ही गर्म होगा, एक सिरा नहीं होगा। रीजन, जो करंट होता है उसकी डायरेक्शनल क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, तो करंट दोनों तरफ तो नहीं जाएगा। समझ गए बात को? भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा तार है, इस तार के बीच में करंट, तो करंट किसी एक तरफ मूव करेगा, पहले इधर से इधर चला जाएगा कि नहीं करंट चला जाएगा, फिर वहां से अगर सर्कुलर पाथ में होगा तो मूव करके यहां पे आ जाएगा,
स्पीड बहुत होगी, ट्राई मत करना कि आपको लगता है हम ट्राई कर लें, बट लॉजिकली आपने कई बार उसको देखा है, ये बर्ड्स वगैरह को उस पर वायर पे बैठे हुए, भाई आप जब छूते हैं उस पर देखा होगा आपने वायर वगैरह, तो देखा आपने वो बंदे जल जाते हैं, मूवी वूवी में देखे हो यार, लेकिन बर्ड्स बैठे रहते हैं, क्यों हैं? अर्थिंग। भाई तार पे बर्ड, जो बर्ड्स हो तो बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने किससे नहीं कर रखा है, अर्थिंग नहीं हो रखी उनकी है। आप बिजली के तार को पकड़िए, ये आपका सामने इंस्ट्रूमेंट है, आप इस इंस्ट्रूमेंट में जो स्विच दिया उसमें उंगली दे दीजिए और अपने आप को जमीन से ऊपर कर लीजिए, आपको करंट आपकी बॉडी में आ रहा है, आ रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि आपकी अर्थिंग नहीं हुई है। जैसे ही नीचे खड़े व्यक्ति ने आपको छुआ, दोनों उड़ोगे, सीधी बात है, क्योंकि उसके जमीन अटैच हो रखा है। इसीलिए बिजली का काम करते समय आप कुछ ऐसी चीज पहनते हैं या उस चीज पे खड़े होते हैं जहां पे कनेक्शन नहीं होता है। समझ में आया लॉजिक? तो आप और आपकी जो जमीन है उसके बीच में जो कनेक्शन वो काट दिया आपने। कैसे? लकड़ी की सीढ़ी पे खड़े होके, स्टूल पे खड़े होके, चप्पल पहन के, यही तो सारी चीजें होती है। चप्पल कैसी नहीं होनी चाहिए? स्लीपर गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेट होगी तो सीधी बात है पानी पानी, मतलब वो कहानी समझ गए? ठीक, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पहनने से या कौन कौन सी चीजें करने से होता है? तो थॉमसन इफेक्ट कहता है कि अगर आपका वायर है, बीच में गर्म करेंगे तो उसका एक हिस्सा गर्म होता है, दूसरा हिस्सा नॉर्मल होता है। दिस इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। क्लियर हो गया? वायर बना लीजिए, लिखने की नीड नहीं है, वायर बनाइए, आधा आधा, आधे पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दीजिए, दिखा लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे 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 करके आधे हिस्से में करना, बस। ये थॉमसन इफेक्ट होता है। तो पहला हुआ थॉमसन इफेक्ट, मतलब पहला हो गया आपका थर्मल इफेक्ट। दूसरा ये लाइट इफेक्ट, प्रकाशीय प्रभाव। लाइट इफेक्ट, प्रकाशीय प्रभाव, लाइट इफेक्ट। बस सीधी बात है, जब कोई चीज आएगी तो वो गर्म होगी, गर्म होकर, मैंने उस दिन भी बताई थी, याद रखिए, वो डिपेंड करता है चीज के ऊपर कि वो चीज गर्म होती है। तो अगर उसमें वो जो मेटल लगा है वो गर्म होगा तो लाइट भी देने लगता है। हर मेटल गर्म होने पे लाइट देता है ना? वो तो क्यों होता है वो नहीं पूछ, मैं पूछ रहा हूँ हर मेटल गर्म होने पे गर्म लाइट देता है क्या? सिंपल बात, हर नहीं देता ना भाई। टीवी चलती है लाइट थोड़ी होती है, बात समझ रहे हो भाई? इसमें लाइट आ रही है, इस लाइट से लाइट थोड़ी हो जाएगी, लेकिन बल्ब इससे लाइट होती है कि नहीं होती है? तो डिपेंड होता है मेटल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि वो कौन सा इफेक्ट दिखाए, लाइटनिंग इफेक्ट दिखाए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखिए। लाइटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल, पहला होता है बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब सबने देखा है। इसके, अब ये मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट पे आ गए, ये आपके क्वेश्चन शुरू यहां से। किसने खोजा था? एडिशन, लिखिए एडिशन। बल्ब का बल्ब बना लो पहले, वो पहले वाला बल्ब बनाओ, आज वाले नहीं, पहले वाले जो बल्ब होते थे, याद है? पीले वाले बनाओ एक बार। पहले वाले बल्ब थोड़े से बना के देखो यार, ऊपर का फिलामेंट बनाओ, नीचे ऐसे लेकर के आओ बल्ब। फिर बनाएगा, गोला खींच लिया, होगी गोला की वाला बल्ब बना लो, ये गोला खींच लिया, काम खत्म। इस बल्ब के अंदर भी फिलामेंट होता है। अरे यार ये बल्ब है, इसको बल्ब को निकालोगे बाहर तो पीछे कुछ तो होता है ना, जो कि नहीं? तुमने ये बल्ब देखे हैं कि नहीं लगे? तुम लोग, बड़ी समस्या तुम लोग की, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। घर में बल्ब, हम ऐसे घर में गए जहां बल्ब लगे हुए थे, इस बल्ब को जब खोलोगे तो ऊपर से कुछ नीचे निकल के आएगा ना, तो ये बल्ब, ये तो लाइट ये दे रहा है, इसके ऊपर कुछ तो होगा। तो वो जो कुछ होता है वही पहले वाले जो येलो वाले बल्ब होते थे उनमें भी होता था फिलामेंट। सुने हो? तो मैं फिलामेंट बताना चाह रहा हूं। तो बल्ब बन गया। तो बल्ब के अंदर जो आपने वायर डाला है उस वायर में एरो करके लिखिए टंगस्टन। फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन, रीजन मैंने उस दिन भी बताया था, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट नहीं होता टंगस्टन। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको टंगस्टन यूज करते हैं। अच्छा, बल्ब के अंदर एक वायु होती होगी, हवा होती होगी, बट उसको निकाल करके क्या भरते हैं? बल्ब के अंदर गैस जो होती है, जब बल्ब बनाया जाता है तो उस बल्ब के अंदर गैस होती होगी ऑब्वियस है, उसको निकाल करके इनएक्टिव गैसेस भरी जाती है। इनएक्टिव कौन सी होती हैं? ऑर्गन। और लिख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, मेनली लिखिएगा ऑर्गन। इन द ऑर्गन बेसिकली भरी जाती है, दूसरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों भरी जाती है, ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। रीजन होगा वेपराइजेशन नहीं, ऑक्सीजन होगा तो वेपराइजेशन होने लगता है। ऑक्सीजन जहां पे भी आई वो चीज खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये होगा नॉर्मल बल्ब। इसके अलावा फिर दूसरे बल्ब आते हैं, वो होते हैं CFL। पहले वाले याद है? CFL सुने हैं आपने? लिख लीजिए, कोई बात नहीं। CFL 40%, CFL 40% इमिट करते हैं लाइट। और जो अभी आजकल बल्ब चल रहे हैं वो है LED। LED 80%।
ठीक हो गया। तो ये आपका हुआ पहला बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आइए, मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हीटर। हीटर हीटर तुमने देसी वाले देखे हैं, सफेद वाले जो जमीन पे रखे जाते थे, वो उसमें होता है, समझ गए? उसमें दो क्वेश्चन, पहली चीज जब जमीन पे रखा है तो जो व्हाइट होता है वो क्या होता है, और दूसरा जो फिलामेंट होता है उसमें, वो फिलामेंट क्या होता है। तो पहले बना लो हीटर, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करके बना यार। हीटर बन गया, और एक सर्किल करो, उसके बीच में ऐसे ऐसे करके वायर डालो, बस खत्म। इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले होते हैं वो जो पत्थर होता है वो किस चीज का होता है। देसी व्हाइट वाले हीटर आपने देखे हैं जो गांव देहात में होते हैं, वो उसकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल वाले हीटर में वो नहीं होता है, प्लास्टिक होती है। जो देसी वाले होते हैं वो होता है पीओपी। लिख लीजिए पहला, पीओपी सुना आप लोगों ने, ये ऊपर जो आपके सर पे है वो पीओपी है, ठीक है। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका होता है। नेक्स्ट दूसरा उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट, जो गर्म हो रहा होता है, वो एलिमेंट होता है नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट को लिखो, होता है नाइक्रोम, होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, तो नाइक्रोम बेसिकली मैंने उस दिन आपको दिया था एलॉय, कुछ याद आ रहा? तो नाइक्रोम में ब्रैकेट में लिखो निकल प्लस क्रोमियम, Na प्लस Cr। निकल और क्रोमियम मिल करके नाइक्रोम बनता है। क्यों नाइक्रोम होता है, उसके पीछे का रीजन डैश करके लिख लो। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और वेरी हाई दूसरे नंबर पे ही रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तभी तो इतने गर्म होने पे मेल्ट नहीं होता है। हीटर देखते हो कितनी गर्मी देता है, लेकिन उसके बावजूद आपका भाई सीधी बात है, हीटर का जो तार होता है वैसे ही रहता है, नॉर्मल तार तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा। तो रीजन हो गया नाइक्रोम, ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइट, हेडिंग डालो इसी में ही, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइट, प्रकाश उसका इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता हुआ प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव। तो मैं आपको कुछ कलर के नाम दे रहा हूं, ध्यान से लिखना। ऑरेंज, ऑरेंज एरो करके लिखना, ऑरेंज, येलो एरो करके आगे, ग्रीन, ब्लू, जामुनी कलर जानते हो, इंडिगो, इंडिगो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, जामुनी और वायलेट, वॉयलेट, और लास्ट लाल, रेड। ठीक है, क्या कौन बोला कुछ, कोई बोला है मुझे, कुछ सुनाई दिया है, तो मेरे कान बज रहे, सही में कोई बोला नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी चीज है। रेनबो में रेड पहले हो जाता है, रेनबो वो नहीं बता रहा हूँ, रेड तो कॉमन होता है। ये जो आपने लिखा हुआ है ये कलरिंग इफेक्ट लिखा है। कलरिंग का मतलब कोई चीज जब गर्म करते हैं तो इस हिसाब से गर्म होते हुए यहां तक गर्म होती है, अगर वो कलर बैगनी हो गया इसका मतलब खत्म है कहानी उसकी। गर्म होते 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 इनिशियली तो कलर रेड से ही गर्म होता है, कॉमन सबसे पहला रेड ही होता है। रेड के बाद ऑरेंज यहां से स्टार्ट होना लगता है और होते होते कहां पर पहुंचता है, वॉलेट पे जाकर के खत्म। नेक्स्ट अच्छा, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, देखो जो बल्ब होता है वो येलो कलर देता है, और जो वो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है, अरे जो हीटर, वो रेड कलर देता है। समझ में आ रहा है? तो कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा टेम्परेचर का कि नहीं हो रहा होगा, ये वही फर्क होता है, ठीक है। चलो थर्ड ऑफ प्रेस, आयरन प्रेस, प्रेस कभी खोला है, प्रेस कभी खोला नहीं आप लोगों ने? कोई बात नहीं, खोला होता तो उसमें दो तीन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लगे होते, खोल करके करेंगे, स्क्रू पे होता है तो उसको हटाएंगे तो उसके ऊपर एक चोर लगी, उसके ऊपर फिर फिलामेंट होता है। जो नाइक्रोम वाला फिलामेंट होता है वो अंदर वही फिलामेंट होता है, फिर उसके ऊपर होता है सिंपल। हीटर में फिलामेंट आपने देखा, इस फिलामेंट से सटा करके अगर मैं कोई एक ऐसा मेटल रख दूं जो गर्म होगा, तो लॉजिक बात है जैसे स्विच ऑन करोगे फिलामेंट गर्म होगा, कॉमन से। नहीं भी देखा कोई बात नहीं, हीटर है, हीटर के ऊपर लोहा रख दो तो लोहा गर्म हो जाएगा। अब आया ना, सीधी बात। अब लकड़ी रख दोगे तो लकड़ी गर्म नहीं होगी बिकॉज ऑफ कंडक्टिविटी, बट लोहा रख दोगे गर्म होगा। तो अगर लोहा वो गर्म है उसको किसी साइज में फिट कर दो हैंडल में, और पीछे हीटर है, हीटर को उठाने की कैपेबिलिटी होना, हीटर छोटा हीटर, इतना बड़ा हीटर ले लो, उसके ऊपर लोहा रख लो, ठीक, और उसको कस दो स्क्रू से, और इस वाले हीटर में एक हैंडल लगा दो, तो ये प्रेस बन गया। भाई सीधी बात है, कपड़ों को गर्म वाली चीज से प्रेस करना, यही तो सिंपल। तो प्रेस में बस क्या होता है, पहली चीज एक तो यूनिक साइज होता है, ऊपर से जो हैंडल होता है वो कैसा होगा, कंडक्टर की बैड कंडक्टर,
भाई सिंपल बात है, तो वो प्लास्टिक वगैरह का यूज किया जाता है, इसीलिए हीटर कभी भी वाले प्रेस वाले नहीं लेने चाहिए जिसमें वो नहीं स्प्रे होता है, वो बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि आपने हीटर में क्या डाल रखा, पानी। अगर कल को कहीं कुछ हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो वो पानी किस में गया, नाइक्रोम में। इसीलिए प्रेस से अगर किसी को करंट लगता है तो थोड़े से चांसेस कम होते हैं, वरना पैरालिसिस होता है सीधे प्रेस से। रीजन आपके सामने मैंने क्या बताया, कॉमन होता है। रीजन क्या हुआ, पानी। आप कॉमन सेंस है यार, हीटर में, साथ में हीटर तुमने लगा रखा, उसके बगल में छोटा सा बाउल में पानी लेकर बैठे हो, खतरों के खिलाड़ी। बस सीधी बात है, अगर पानी हल्का फुल्का हाथ लगा, सीधी बात, वो पानी किसमें, हीटर में गया, और तुम्हारा कुछ टच है उस हीटर में, कहानी खत्म। समझ रहे हो, इसीलिए आपने देखे थे पहले, आप शायद पता नहीं, मैंने अभी इधर तो नहीं देखे हीटर आ रहे हैं। नहीं, हैंडल की बात ही नहीं कर रहा मैं, कह रहा हीटर के अंदर नहीं, पानी का एक इतना बड़ा बना होता था पहले, अब पता नहीं इधर नहीं आ रहा है, पहले मैंने देखे थे, उसमें इतना बड़ा होता है, वाटर रिफिल आप कर सकते हैं। अब भी आ रहा है, अच्छा भैया, तो उसको मत लेना, क्योंकि बड़ा खतरनाक। नहीं तो सबसे अच्छा वाले प्रेस होते हैं कोयले वाले, देखे हो अंकल जी लोग रखे, हाँ, वो आप उठा भी नहीं पाओगे प्रेस, वो दो दो हाथ से इसे उठाते हैं, इसे रखते हैं, देखे हो, वो कोयला रहता है, वो ज्यादा सेफ होता है। प्रेस करते हैं आप लोग अपने कपड़े घर पे, खुद ही करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं प्रेस खुद से, वेरी गुड। बड़ी दिक्कत होती है प्रेस, कई बार जिसको प्रेस करना नहीं आता है, तो उसके कपड़ों को देख के पता चलता है कि आज इसके कपड़े को ना 3 लोगों ने प्रेस किया है। समझ गए, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। वो 3 क्रीज बनती है, क्रीज समझते हो, लाइन, तो जैसे इसमें सिंगल दिख रही है आपको, ऐसे उसमें एक होगी, फिर दूसरा वाला आएगा, वो थोड़ी और सेट करेगा, तो दूसरी सेट करके एक और लाइन बनती है। तो स्कूल में हम लोग ये पहन के जाते थे कपड़े, तो वहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे आते थे, तो उनमें 2-3 होते, तो हम लोग पूछते भी थे, आज मम्मी ने भी किया होगा, सिस्टर ने भी किया, तूने खुद भी मारा प्रेस, तो 3 अलग अलग लाइन हो जाती है। ठीक बात है, तो प्रेस समझ गए। दूसरी चीज, इसमें 2-3 चीजें लिखी, सबसे पहले नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर होता है पहला। दूसरा, इसके ऊपर मैंने बोला कोई सीट होगी जो गर्म होगी, वो सीट होती है एस्बेस्टस, सीट ऑफ, सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिखो, सीट ऑफ एस्बेस्टस, कवर्ड बाई आयरन, लोहे से कवर किया जाता है। और सबसे आउटर्नल लेयर इज लिखो पॉलिश्ड, सबसे बाहरी परत पॉलिश्ड होती है। पॉलिश होने से क्या फायदा होगा, जो प्रेस होता है उसका जिधर से हिस्सा प्रेस होता है, आप उसको कभी ऐसे नोटिस करो चमक मारता है। अब आप प्रेस देखिए, तो प्रेस को हाथ में ले लो, तो उसका जिधर किससे प्रेस होता है उसको देखो, तो लाइट मारता है साइन, क्यों, तो पॉलिश हो रखी है। लिखो लीस्ट रेडिएशन ऑफ हीट, कम से कम हीट रेडिएट करे। अगर पॉलिश नहीं होगी तो पूरी हीट बाहर निकल जाएगी। जैसे हीटर होता है, हीटर गर्म होता है, तो जो हीट होती है पूरी बाहर आ जा रही है, आपको रोकना है तभी तो प्रेस होगा, तो उसको रोकने के लिए उसकी पॉलिश क्या कर दो, पॉलिश कर दो। जो पॉलिश कर दोगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन हो गया, तो बाहर नहीं निकलेगी, तो ये हिस्सा ज्यादा गर्म होगा। जितना ज्यादा गर्म होगा उतने गर्म के हिसाब से आप कपड़े को फिर सेट करते हो, वो होता नहीं कॉटन हो क्या क्या हो नोटिंग की। चलो नेक्स्ट आओ, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्यूज बना लो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इंस्ट्रूमेंट बन गया, वैसा वाला लकड़ी वो वाला यार, पत्थर वाला, समझ रहे हो, पत्थर वाले फ्यूज नहीं देखे तुम लोगों ने, या आगे बैठ के सर हिला रही, नहीं देखे सर हमने, इलेक्ट्रिक फ्यूज नहीं देखे, किसमें, हाँ अभी भी इलेक्ट्रिक फ्यूज में, क्योंकि एमसीबी आप लोग है ना, तुम लोग एमसीबी वाला हिसाब किताब जानते हो, कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके, आप समझ गए। यहां से यहां तक एक सर्किट होता है, ये सर्किट तुम्हारा क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखें तो इसमें 2 चीजें, पहली चीज है ये किस चीज से बना होता है और ये किस चीज से बना होता है। इसमें ये वाला मैंने क्या बताया आपको, पीछे वर्ड दिया था, ये रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए ना, और ये आपका पत्थर होगा, तो पहले इधर वाले में लिख लो, व्हाइट वाला जो होता है, व्हाइट वाला लिख लो, ये होता है तुम्हारा पीओपी, पीओपी पत्थर से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो वैसे भी करंट नहीं आएगा। सबसे बड़ा खेल होता है ये, क्या चीज, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो वायर, वायर ये जो आपका होता है, ये अगर आपने बनाया इस तरीके से, तो ये जो वायर है, ये वायर किस चीज से बना होता है, तो वायर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्डर, मेटल का नाम है सोल्डर, SOLDR, सोल्डर ब्रैकेट में लिख लो, टिन प्लस ग्लास, टिन और सीसा, टिन जानते हो SN, टिन प्लस सीसा ग्लास, ये दोनों मिला करके ये बनता है, लिखो मिनिमम रेजिस्टेंस, पीछे बोल चुका हूं शायद मैं,
मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, देन नेक्स्ट आओ, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट देखिए आप लोगों ने, ऊपर लगी हुई आप देख रहे हैं, एक ये ट्यूबलाइट है, पहले वाली ट्यूबलाइट आती थी, देखिए सबने, पहले वाली ट्यूबलाइट सबने देखी है, कुछ इस तरीके की ट्यूबलाइट होती थी, ऐसे करके होती थी, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर याद रखिएगा दो फिलामेंट निकले होते थे, याद है, और यहां पे ऐसे करके एक सर्किट होता था, ऐसे करके देखें कुछ इस तरीके से होता था। तो ये जो होता था यहां पे दो होते थे, इसमें फिट होता था, और यहां पे इसमें फिट होता था, और यहां पे एक चोक लगी होती थी, जेठालाल कुछ लोग समझ गए होंगे, बबीता जी का यार ट्यूबलाइट सही करने जा रहा होता है, हाँ तुम्हारा करंट लग गया था उसको, वो क्या करता है, इस चोक को सही करता है। तो ये जो आपने ट्यूबलाइट पहले वाली देखी, इसकी ट्यूबलाइट और पहले वाली ट्यूबलाइट में फर्क क्या होता है, ऐसे 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 करके फिर जलती है पहले वाली, और इसमें ऐसा कुछ है सीधे ऑन करते सीधे, तो वो जो चोक होता है वो फ्लक्चुएट करती है लाइट को ट्यूबलाइट के अकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ बच्चों का दिमाग होता है एलईडी वाली ट्यूबलाइट, कुछ का पुरानी वाली ट्यूबलाइट होता है, ऐसे ऐसे करके फिर अच्छा हाँ हाँ ओके, और कुछ की एलईडी सीधे जल जाए, अच्छा हाँ ठीक ठीक समझ गए। तो वो ट्यूबलाइट का, तो इसमें दो तीन चीजें, पहली चीज लिखिए लाइटिंग, उजाला जो आता है, लाइटिंग, तो लाइटिंग में लिखिए कंटेंट ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल, प्रतिदीप्त पदार्थ इसमें होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल हमेशा व्हाइट लाइट में, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है वो लाइट को इमिट करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, ऐसे करके प्रतिदीप्त पदार्थ यूज करते हैं। दूसरा गैस होती है इसमें, ऑर्गन, गैस होती है ऑर्गन। ट्यूबलाइट चूंकि आपने देखी तो इसमें कि स्टार्टर भी होता है, यहां पर देखे हो ऐसे करके कि स्टार्टर, बगल में चोक होता है उसके, पुराने लोगों को पता होगी बात, जिसको पता हो कभी देखे हो, आपके घरों में भी होगी, सरकारी क्वार्टर में भी यही लगती है, वहां यही सब ये होता है, ठीक है ठीक ठीक। ये आपका कौन सा इफेक्ट चल रहा था, पहला था कौन सा इफेक्ट था, थर्मल, दूसरा लाइट, तीसरा ये केमिकल इफेक्ट, ये तीसरा है यार, पहला तुम्हारा थर्मल था, दूसरा लाइट था ना, क्या पहला थर्मल इफेक्ट हो गया, अरे थॉमसन इफेक्ट थर्मल इफेक्ट का ही रूल है, वो इफेक्ट थोड़ी है यार। पहला इफेक्ट हुआ तुम्हारा थर्मल, उसके अंदर सारा तामझाम, फिर दूसरा इफेक्ट मैंने बताया बल्ब वाला, वो कौन सा इफेक्ट है, लाइट, वहां से दूसरा इफेक्ट शुरू होता है, उसके अंदर के एग्जांपल ये तीनों बल्ब एंड जो भी है। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। यार कितनी बारिश हो रही है, एक तो मैं न्यूज से परेशान हो रखा भाई, है काशी आशी तो खत्म हो गई, नहीं बनारस बहुत बुरा हाल हो रखा बनारस में, मेरे एक मित्र हैं, मित्र के आप तो करंट अफेयर भी देख लेंगे, न्यूज व्यूज देखिएगा लेकर के, बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, पहली बार 40 सालों में। वरुणा नदी सुना, वरुणा, वरुणा नहीं वाराणसी जो जगह है वो वरुणा नदी के किनारे, इसलिए वन को वाराणसी बोलते हैं। तो 30 सालों में पहली बार एक ऐसा तालाब था जहां तक पानी नहीं पहुंचा था, कल पहुंच गया वहां तक पानी। तो आप समझ रहे हैं 30 साल जितनी बारिश नहीं हुई इस बार हुई है बारिश। सबसे ज्यादा इश्यू हो रहा है मणिकर्णिका पे, क्योंकि जब लगातार बारिश हो रही है 8-8 9 दिन से, तो जो जलने वाली चीज है वो जली नहीं, लाश नहीं हो रही डेड बॉडी, वो जली नहीं रही है, बड़ा इश्यू हो रहा है इस समय। मंदाकिनी मतलब उत्तराखंड, वो कॉमन है, उत्तराखंड की जो पहाड़ से निकल रही है वो तो है ही, उसका तो नहीं हो रहा, बट इन जगहों पे ना बड़ा इश्यूज हो रहे हैं। छत पे हो रही है क्रिमिनेशन, और छत पे लिमिटेड ही क्रिमिनेशन हो सकता है, तो 5-5 6-6 घंटे की वेटिंग हो रही है अब काशी में, बड़ा है समस्याएं भाई। ठीक है लिखिए नेक्स्ट आइए, केमिकल इफेक्ट में, केमिकल इफेक्ट का मतलब तुमने सुना है कैथोड एनोड, सुने, वो कैथोड एनोड्स यूज करते हुए करते हैं, तो आप इसे सीधे सीधे यूज लिख लो, पहला लिखो यूजेस, हेडिंग डालो, केमिकल यूज का इलेक्ट्रिसिटी में कहां यूज होता है, यूजेस, तो यूजेस में पहला लिखो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं का शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में, धातुओं का शुद्धिकरण में, जो मेटल्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रो प्लांटिंग, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रिक की एक लेयर होती है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की, इलेक्ट्रिक मटेरियल की, जो किसी एक मटेरियल के ऊपर लगाई जाती है, सोने चांदी के ऊपर लगती है बेसिकली, करंट ना लगे इसलिए।
जैसे आपके घर में अगर कोई गोल्ड का हार है, कोई उस तरीके का, उस हार को आप करंट में अगर डालेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो गोल्ड होता है और सिल्वर होता है वो क्या होता है, कंडक्टर, उससे तो उसके ऊपर कुछ तो होगा। कायदे में उस जो ज्वेलरी है उसके अंदर करंट आ रहा है, लेकिन आपके टच करने से तो जो अंदर करंट और आपका हाथ टच हो रहा है दोनों के बीच में कुछ तो होगा, वो लेयर होती है ये वाली जो आपने लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड लिखो, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों का विश्लेषण के लिए, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, यौगिकों के विश्लेषण के लिए कुछ नहीं, एग्जांपल लिखो, एससीएन, हाइड्रोजन साइनाइड, एससीएन और एससीएल, इसकी एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, दैट्स इट, उसका इसका इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, डन। फोर्थ इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, चुंबक सबने देखी है, मैग्नेट देखिए यार, ठीक है। मैग्नेट का मेन कैरेक्टर क्या होता है, दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ अट्रैक्ट होते हैं कि उल्टा, नॉर्थ साउथ ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा हैवी, लिखो, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पहले इसको माना जाता था मैग्नेटिक फोर्स। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नॉर्थ नॉर्थ दो मैग्नेट लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ को लेके मिला के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा, मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा, मिल गया सर, ध्यान से, नॉर्थ नॉर्थ का, नॉर्थ साउथ नगर लियो, ट्राई कर लेना, चाहे आप ऐसे उस, मेरी बात छोड़ो, आप मशीन लगा लो, जो बड़े बड़े गर्डर होते नहीं दबने वाला, वो ट्राई करेंगे, इंस्ट्रूमेंट स्पीड से फट जाएगा मैग्नेट, लेकिन वो नहीं चिपकेगा। तो आप समझ के कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है यहाँ पर, दुनिया का एक समय था। अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन वाला, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है राइट नाउ। तो चुंबकत्व का कारण लिखिए, रीजन फॉर मैग्नेटिज्म, रीजन फॉर मैग्नेटिज्म, तो वो लिखो आयनिज्म, आयनीकरण, आयनिज्म इसके पीछे का रीजन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है, जानते ही होगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तभी तो है अपना, ठीक है। यूज बताओ मैग्नेट के, हाँ ये काम का है, यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के क्या क्या यूज हो सकते हैं। सबसे पहला रूल, मतलब टू रिकॉग्नाइज द आयरन मेटल, पहला लिखिए, लोहे की पहचान करने में, सही बात है। दूसरा, ये बहुत फेमस है, ट्रीटमेंट भी किया जाता है, आंखों में अगर लोहा चला जाता है तो मैग्नेट डालिए तो आंखों में के बाहर तो खींच लेगा उसको। तीसरा, ये जो होता है, अरे यार, कंपास, कंपास आपका डेविएट करता है, याद रखिएगा मैग्नेटिज्म में, इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो ये होता है, क्या नाम, शिप्स होती हैं, जो प्लेन होता है वहां पे आयरन नहीं होता है, क्योंकि आयरन में मैग्नेटिज्म इफेक्ट होता है। तो जहां पे भी डायरेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट लगा होगा वहां पे आयरन अगर आप लेके जाएंगे तो वो हिलेगा, रीजन मैंने बताया, मैग्नेटिज्म का फैक्टर काम करता है। तो अगर डायरेक्शन नॉर्थ यानी हिल गया तो आपकी खत्म कहानी, पता नहीं कहां चले आओगे, इसीलिए याद रखिए ये रीजन। नेक्स्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग में, साउंड रिकॉर्डिंग में पहले वाली टेप तुमने देखी है, अब समझ रहे हो, वो घुमाने वाली, वो बाहर आ जाता था जिसमें से, समझ गए, हाँ पहले वो आता था हेडफोन, क्या आता था वो, ना भूल यार मैं, छोटा सा नहीं, इतना बड़ा टेप होता था, उसमें लगा के हेडफोन सुनते थे, क्या वर्ड होता, आई पॉड नहीं, आई पॉड तो बहुत बाद में यार, उससे पहले वाली जो कैसेट देखी तुम लोगों ने, अरे कुमार सानू के समय की बात कर रहा हूं मैं, उदित नारायण, वॉकमैन, देखो बिल्कुल सही पकड़े हैं, वॉकमैन देखा आप लोगों ने। तो वॉकमैन वो जो कैसेट लगती थी देखे हो, खुल के एक साइड फिर ए और बी होती थी, कभी देख तुम लोग कैसेट नहीं देखे वाली, दम लगा के ऐसा देखे हो, दम लगा के ऐसा, उसमें जिसकी दुकान होती है वो कैसेट की होती है, उसमें हम लोग गाने भरवाने ले जाते थे, साइड ए में कुमार सानू, साइड बी में उदित नारायण। तुम लोगों ने यार जिंदगी सही में नहीं जी है, आजकल तो खत्म हो रखी, चिप आ गई, नहीं तो मोबाइल में सब कुछ आ गया, नहीं पहले बड़ी मेहनत लगती थी, सीडी मूवी भी देखने आते तो सीडी किराए पे लानी पड़ती थी, पता है, फिर कैसेट भरवाते थे, फिर वो कई बार कैसेट जब ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं होते तो वो रील बाहर आ जाती थी उसकी, फिर वो घुमा घुमा के उसको अंदर सेट करते थे, किए हो सर, पेंसिल से, बिल्कुल पेंसिल डाल के घुमाते थे तो वो अंदर सेट होती थी। तो वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो रील होती थी, रील उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इसकी होती है मैग्नेटिज्म की, वो ये बात है, लिखो, इन द कैसेट्स, साउंड रिकॉर्ड कैसेट्स में यूज होती है। इसके अलावा आपने सुना है एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसमें जो पिन होती है, पिन के ऊपर याद रखिए छोटा सा नहीं, एक रेक्टेंगल साइन होता है, वो आपका मैग्नेटिज्म होती है। मेमोरी कार्ड में
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, विद्युत उपकरणों में और एक बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल का, उसका नाम है एमआरआई। एमआरआई में ही मैग्नेटिज्म यूज किया जाता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, सुना है एमआरआई? एमआरआई तो एम जो है मैग्नेटिज्म का काम करते हैं। एमआरआई 3D, जो 3D इमेज अगर आपको करानी होती है तो एमआरआई कराया आप में से किसी ने? करवाया? खुद का, किसी का और का? खुद का करवाया आपने? तो मशीन देखी है एमआरआई, आप लोगों ने देखी होगी, तो नहीं पता होगा तो एमआरआई की मशीन होती है, उससे बॉडी का 3D इमेज अगर निकालनी होती है तो एमआरआई का यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिज्म। डन। डोमेस्टिक वायरिंग, लास्ट हेडिंग डाल दो, छोटा सा है डोमेस्टिक वायरिंग। आप लोगों ने घर के तार देखे हैं? डोमेस्टिक वायरिंग में घर बनते समय घर देखा है आपने? कभी आंखों के सामने आपने घर बनते हुए देखा किसी का? तो उसमें वायरिंग देखी है आपने? चलिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। आप लोगों ने घर में जो बिजली वाला आता है वो बोर्ड खोलता है तो कोई खड़े होकर देखा कभी? मम्मी ने खड़ा नहीं किया देखना अंकल चोरी ना कर लें कुछ? अरे छोटे बच्चों का काम क्या होता है, वहीं खड़े रहते हैं। बिजली वाला कहता पानी दे दो, कहता नहीं मम्मी ने मना किया, अंकल कुछ चुरा लेंगे। तुम लोगों ने हरकतें की है कि नहीं सब? तो वहीं पे खड़े रहते कितनी भी भाई, क्योंकि बिजली का काम हो रहा है तो लाइट नहीं रहती है, फैन भी नहीं चल रहा होता है। लेकिन वो अगर आप किसी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, आपके घर में कोई 7-8 साल का बच्चा है, थोड़ी सी समझ उसके, आप खड़ा कर दो उसको किसी काम के लिए तो उसको लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई मुझे, वो कतई हटेगा ही नहीं। हम लोगों को चप्पल देखने के लिए खड़ा किया जाता था कथा में, क्योंकि कथा में दौड़ेगा आदमी, बच्चे खुरापात करेंगे तो पंडित जी पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम, हमारे यहाँ के जितने छोटे बच्चे थे, मैं भी उसी में जब छोटा था, तो उसमें 3-4 जो खुरापाती थे उन सबको इकट्ठा करके मम्मी क्या कहती थी कि हम, आप तुम लोगों को प्रसाद के बाद वो देंगे, पीने वाला क्या बोलते हैं, पंचामृत। बड़ा सही लगता है वो। सोचो, करना कुछ नहीं है, जहां पे लोग आएंगे कथा सुनने के लिए वो स्लीपर उतारेंगे तो वहीं पे देखना कुछ चुरा ना ले जाए। तो मेरे को चुराना इंपॉर्टेंट है, चप्पल अप्पल की बात नहीं समझ में, कि कुछ चुरा ले समस्या हो जाएगी भाई साहब। तो आप बिली माने पूरी कथा में वो चप्पलों के पास बैठते थे हम 3-4, भाई क्या करें, मजबूरी थी, खाली लालच क्या था, चरणामृत वाला पंचामृत मिलता था। फिर बाद में समझ में आया कि ये तो कहानी कुछ और थी, तो उसके बाद से फिर मैं अपने बच्चे में भी यूज करता हूँ। भाई हमने भी तो झेला, सीधी बात, उसको भी निपटा। तो जब भी इस तरीके का होता है तो लाइट वाला जैसे आते हैं काम करने इलेक्ट्रीशियन, तो उसको खड़ा देखना वहां पे अंकल कुछ कर ना दें, वो वहीं खड़ा रहता है भाई साहब। पंखा अभी मई जून में था, फैन भी नहीं चल रहा था, एसी तो कहाँ, जब लाइट का काम हो रहा था वो वहीं खड़ा, पूरा उसको पसीना पसीना हो रहा है। मैं अंदर मैं जानबूझ के कुछ देखना चाह रहा था, नहीं जिम्मेदारी तो वास्तव में बहुत खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं बच्चे उस चीज को लेके। पसीना, उसकी मम्मी भी कह रही कि चलो यहाँ से हट जाओ, कोई बात नहीं अंकल, भाई थोड़ी चुरा थोड़ी लेंगे कुछ, लेकिन कह रहा ना 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 पापा ने बोला है, वो वहीं खड़ा भाई साहब, समझ रहे हैं। देखिए डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग में 3 कलर के तार होते हैं, देखा है आप लोगों ने? चलिए, पहला होता है रेड, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन, यही 3 वायर होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपने ढंग के लोगों से वायरिंग करा रखी, नहीं बाकी लोग तो पीला नीला सब लगा मारते हैं, फिर समस्या क्या होती है, फिर आप प्रोफेशनल को जब बुलाते तो वो गरियाता है, या तो आपको गरियाएगा या जिस बिजली वाले ने बनाया उसको, क्योंकि भाई सीधी बात है, रूल के हिसाब से रेड, ब्लैक और ग्रीन यही 3 लगने चाहिए। अब किसी ने पीला तार लगा दिया है, अब आपने बिजली वाले को बुलाया, बिजली आया चेक करने के लिए, उसको समझ नहीं आ रहा पीला तार है क्या, अर्थिंग है, वायरिंग है कि नॉन न्यूट्रल है, बात समझ में आई? तो रूल के हिसाब से यही 3 कलर होने चाहिए। ठीक, लिखिए। पहला होता है रेड, रेड मतलब कॉमन है, इसमें बिजली नहीं आएगी। रेड का मतलब क्या हुआ, रेड कलर का मतलब होता है स्टॉप, मतलब बिजली रुक गई इसमें। अब रेड कलर लिख लो, मेन्स, रेड कलर होता है मेन, यही है मेन तार, छू ना लियो, रेड कलर। दूसरा लिखो ग्रीन, ग्रीन होता है आपका अर्थिंग, ब्लैक न्यूट्रल, न्यूट्रल। अर्थिंग करना कंपलसरी होता है, ब्लैक तार हमेशा, इसीलिए जितने भी देखो आपके घरों में 2 तरीके के प्लग होते होंगे, एक डबल वाला, एक ट्रिपल वाला। आप ध्यान देना, इमेजिन करो अपने घर में जितने प्लग है उसमें जो डबल वाले प्लग हैं उसका वोल्टेज चेक करो, दिमाग दौड़ाओ कि मतलब हाई वाला इंस्ट्रूमेंट है कि कोई छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्या लगता है? डबल वाला प्लग 2 पिन होता है, 3 पिन होते हैं, तो 2 पिन वाले में आपको ध्यान दियो, कोई बहुत हैवी आइटम है क्या उसमें, इसीलिए 3 पिलवाने में हैवी आइटम लगता है, उसको 16 एम्पियर बोलते हैं। एसी, फ्रिज,
जो हैवी हैवी आइटम होते हैं बेसिकली उसको लगाते हैं, गीजर वगैरह सब आपने देखे, उसके पीछे होता है ये जो आपने तीसरा ऑप्शन लिखा न्यूट्रल। जरूरी होता है याद रखिए, क्योंकि अर्थिंग और मेंस होना जरूरी है कि अर्थिंग और न्यूट्रल होना जरूरी है। पहला हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी मेंस, वो तो होना कम, बिना उसके तो काम नहीं होगा। तो बचे दो, एक अर्थिंग और एक न्यूट्रल। तो दोनों में से जरूरी क्या है भाई, जो दो वाले उसमें तो एक नहीं होगा ना। तो अर्थिंग उन इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा जरूरी होती है जो हैवी होते हैं। अब आए समझ में? तो जितने भी हैवी एसी, फ्रिज, गीजर या फिर वो जो इमर्सन रॉड वगैरह नहीं होती है, उसमें जरूरी होता है अर्थिंग वाला, क्योंकि भाई साहब अगर कहीं कुछ हुआ तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बच जाएगा अर्थिंग के कारण। समझ में आया? तो वो जो इलेक्ट्रीशियन आकर के चेक करता है टेस्टर से, तो वो सीधी बात है अर्थिंग वाले में लगाएगा तो उसमें नहीं दिखेगी। मेंस वाला चेक करता है तो नहीं, जब दोनों में लाइट आती मतलब अंदर तार जुड़ गए हैं तभी तो आके कुछ करता होगा। इलेक्ट्रीशियन जो आपके घर में आके बिजली चेक करता है तो वो चेक करता है पहले टेस्टर लगा के, फिर दूसरे में भी चेक करता है। तो अगर पहले में आ रहे दूसरे में नहीं आ रहे मतलब काम सही हो रहा है, मेंस में लाइट आ रही बाकी न्यूट्रल में नहीं आ रही। लेकिन अगर उसमें भी आ रही और दूसरे मतलब मेंस और न्यूट्रल के तार वहां जाके चिपक गए हैं, समझ आया? तो उसको छुड़ाना पड़ेगा तभी तो काम बन पाएगा। या फिर आप लोगों ने कभी दो तार लगाए हैं, तार तार दो वायर एक प्लग में लगाए हैं, एक होता है जो प्लग आता है मेल फीमेल वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेल फीमेल के जो वायर होते हैं दोनों वायर को नहीं ऐसे करके सेट करो, तो जब अचानक हाथ से छूटेगा दोनों सट जाएंगे और जैसे सटेंगे वैसे ही आपका बोर्ड उड़ जाता है। देखें, वो यही होता है रीजन। समझ में आई बात? तो वो रुकने के लिए क्या काम करता है आपका, अर्थिंग वाला काम करता है। तो ये तीनों होते हैं आपके, ठीक है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लीजिए। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हमारे देश में लाइट मैंने कितनी बता दी, कितनी होती है आपकी, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का काम होता है। डन। यहां पे आपको जो भौतिक विज्ञान है वो आपकी समाप्त हो जाती है। 10 बज गए, बढ़िया, 1 घंटे का ही लेक्चर हुआ आपका। इसको मैं हटा के दूसरे पे शूट कर लेता हूँ।